हेलो स्टूडेंट, बेसिक मैथमेटिक्स के इस सेगमेंट में हम लोग आज एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एंगल क्या है। देखिए, एंगल को दो टाइप से डिफाइन किया गया है। एक प्लेन ज्योमेट्री के द्वारा, और इसकी जो दूसरी एक्सप्लेनेशन आती है वह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ट्रिगोनोमेट्री के द्वारा, है ना। तो इसकी दो डिफिनीशन आएंगे। एक डिफिनीशन प्लेन ज्योमेट्री से हम निकालेंगे और दूसरा डिफिनीशन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ट्रिगोनोमेट्री से लेंगे। प्लेन ज्योमेट्री कहता है कि जब दो लाइन किसी पॉइंट पर आकर के या दो रे किसी पॉइंट पर आकर के मीट करते हैं, मिलते हैं, तो उनके बीच जो बेंडिंग होता है, जो झुकाव होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। और एंगल को जनरली हम थीटा, फाई, अल्फा etc से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। बट ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ट्रिगोनोमेट्री है वह कहता है कि जब कोई रे या कोई लाइन, है ना, अपने ओरिजिन पर क्या करता है? मूव करता है, रोटेट करता है, तो उसके द्वारा तय किए गए, है ना, रोटेशन की टोटल अमाउंट को हम एंगल कहते हैं। जैसे ये कोई रे है, ये रे अभी रोटेट नहीं कर रही है, तो रोटेट नहीं कर रही है तो कहेंगे कि ये जो है 0 डिग्री का एंगल बनेगी। अब ये रोटेट करके, है ना, वर्टिकली हो जाए, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो हम कहेंगे ये लाइन रोटेट करके जो है यहां पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड की है। फिर ये लाइन रोटेट करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, ऐसे आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो लाइन यहां से रोटेट करते हुए जब यहां पर आई है तो ये 180 डिग्री के एंगल को सबटेंड की है। फिर ये लाइन रोटेट करते हुए, है ना, डाउनवर्ड वर्टिकली हो जाए, तो हम कहेंगे कि यहां पर ये जो लाइन है रोटेट करते हुए आकर के 270 डिग्री का एंगल बनाई है। फिर ये लाइन यहां से रोटेट करते हुए करते आकर के फिर इसी लाइन पर आ जाए, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो टोटल एंगल हुआ है वह 360 का हुआ है। यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ट्रिगोनोमेट्री एंगल को कुछ अलग ढंग से डिफिनीशन देता है और प्लेन ज्योमेट्री जो एंगल का कुछ अलग ढंग से डिफिनीशन देता है। प्लेन ज्योमेट्री में अगर कहें कि 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का डिफरेंस बताइए, या कहें कि दो लाइन के बीच 0 डिग्री का एंगल बनाइए और दो लाइन के बीच 360 का एंगल बनाइए, तो प्लेन ज्योमेट्री में ये बनाना बहुत मुश्किल है। यानी कि प्लेन ज्योमेट्री में 0 डिग्री और 360 डिग्री को अलग अलग बताना बहुत ही मुश्किल है। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ट्रिगोनोमेट्री में 0 डिग्री और 360 को एक्सप्लेन करना बहुत इजी है कि अगर ये कोई लाइन है और ये लाइन रोटेट नहीं कर रही है ना, तो कहेंगे कि यहां पर ये एंगल 0 डिग्री को फॉर्म कर रही है, 0 डिग्री का कोण बना रही है। बट ये जो लाइन है ना, ये टोटल एक साइक्लिक रोटेशन के बाद फिर उसी अपने पोजीशन पर पहुंच गई, है ना, अपने सेम पोजीशन पर पहुंच गई, तो कहेंगे कि यहां पर जो एंगल फॉर्म हुआ वह 360 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ, यानी यहां पे 360 डिग्री का कोण बना। तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये एंगल को एक बहुत ही बड़ा स्केल पर क्या करता है? डिफाइन करता है। और प्लेन ज्योमेट्री के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि 360 डिग्री के बाद कोण बनना संभव नहीं है। बट इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ट्रिगोनोमेट्री में, है ना, एंगल को हम इनफाइनाइटली, है ना, फॉर्म कर सकते हैं, अनंत तक बना सकते हैं। कैसे? जरा देखिए। तो अब हम लोग बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ट्रिगोनोमेट्री के अलाउंग सोचेंगे, हमारा थॉट प्रोसेस उसी के अनुसार होगा और देखेंगे क्या कि ये एक लाइन है। अगर ये लाइन रोटेट नहीं कर रही है तो कहेंगे कि यहाँ पे जो एंगल बना है वह थीटा क्या है? 0 डिग्री का है। अब ये लाइन रोटेट करके यहां पर आ गई, ये जो लाइन है ये रोटेट करके यहां पर आ गई, तो कहेंगे यहां पर जो थीटा का वैल्यू है वो 90 डिग्री है। अब ये लाइन जो है रोटेट करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, यानी यहां से लाइन रोटेट करते हुए बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है 180 डिग्री का है। फिर ये जो लाइन है ये रोटेट करते हुए यहां पर आ गई, तो
तो यहां पर थीटा का जो वैल्यू है, अब 90 और ऐड करेंगे 270 डिग्री का हो जाएगा। फिर देखिए ये लाइन जो है अगर रोटेट करते हुए फिर इसी लाइन पर आ गई, इसमें 90 को और हम ऐड कर देंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 360 का एंगल। अब सवाल है क्या कि ये एंगल का वैल्यू है कि ये 360 से आगे भी जाएगा कि यहीं तक रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि ये जो लाइन का रोटेशन है कोई जरूरी तो है नहीं कि यहीं पर आकर के समाप्त हो गया, ये लाइन और रोटेशन करेगा, और जब ये लाइन और रोटेशन करेगा तो थीटा का वैल्यू 360 से भी आगे हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए ये जो लाइन है ना, ये रोटेट करते हुए यहां पर पहुंचा। अब थीटा का वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा, तो यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू हो गया 360, फिर यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू हो गया 90 डिग्री, ऐड करेंगे तो ये 450 डिग्री हो जाएगा। यानी हमने देखा कि थीटा का जो वैल्यू है, एंगल का जो वैल्यू है 360 से भी आगे हो सकता है, 360 से भी बड़ा हो सकता है। अगर हम कहें कि यहां पर बताइए लाइन कितना एंगल को फॉर्म कर रहा है, तो आप कितना एंगल को बताएंगे, तो देखिए यहां पर थीटा क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक एक रोटेशन हुआ, एक रोटेशन में 360, फिर यहां से लेकर के यहां तक आया तो ये दूसरा रोटेशन हुआ, फिर इसमें भी कितना एंगल बना 360, फिर यहां से लेकर के जब लाइन यहां पर रोटेट की तो एक और साइक्लिक रोटेशन हुआ, फिर यहां पे 360 हुआ। अब सबको हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1080 डिग्री, यानी 1080 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हम ये देख क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं कि लाइन जैसे जैसे रोटेट करती हुई जाएगी, एंगल का वैल्यू वैसे वैसे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि हम लाइन को रोटेट कर करके एंगल को हम अनंत तक क्या कर सकते हैं, है ना, इलस्ट्रेट कर सकते हैं। तो प्लेन ज्योमेट्री में तो हम लोग देख चुके हैं कि एंगल बहुत सारे टाइप के होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, है ना। हम यहाँ पे प्लेन ज्योमेट्री का इतना ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम ट्रिगोनोमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एंगल को समझने की ट्राई करते हैं। देखिए हमने अभी बताया क्या कि किसी लाइन के घूमने के अमाउंट को, किसी लाइन के रोटेशन के अमाउंट को हम एंगल कहते हैं, और हम जानते हैं कि कोई भी लाइन दो टाइप से मूव कर सकती है, रोटेट कर सकती है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसके अनुसार एंगल भी दो टाइप का होना चाहिए, एक जब लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हो, और दूसरा जब लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हो। इस तरह से हम देखेंगे क्या कि ये जो एंगल है ये दो टाइप का होगा, है ना। एक को हम कहेंगे पॉजिटिव एंगल और दूसरे को हम कहेंगे निगेटिव एंगल। ये जो एंगल है दो टाइप के हो जाएंगे। पॉजिटिव एंगल क्या है, तो जब भी कोई लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमती है, जैसे घड़ी का सुई ऐसे घूमता है तो इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसका अपोजिट डायरेक्शन ये वाला जो डायरेक्शन होगा इसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब भी कोई लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हम लिख देते हैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू पॉजिटिव। फिर देखेंगे ये निगेटिव एंगल क्या हुआ, तो कोई भी लाइन जो है अगर वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के सुई के दिशा में घूमता है, हम कहेंगे यहाँ पे जो एंगल जो बना थीटा ये क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया। तो याद रखेंगे हम कि कभी भी कोई लाइन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है ना, घड़ी के सुई की दिशा में घूमता है, तो इसका वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा एंगल दो टाइप का, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। अगर कोई लाइन है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूमती है तो वहां पर एंगल को पॉजिटिव माना जाएगा, और यदि कोई लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है तो एंगल को निगेटिव माना जाएगा। अब हम देखते हैं कि एंगल को मेजरमेंट हम कितने सिस्टम में करते हैं, यानी कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। हमारा अगला टॉपिक है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो
ये जो कोण की मापने का जो सिस्टम है, ये देयर आर 3 सिस्टम्स हैं, 3 पद्धतियां हैं एंगल को मापने का। कौन कौन? एक को हम कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, दूसरे को हम कहेंगे सेंटिजिमल सिस्टम, और थर्ड जो है वह है सर्कुलर सिस्टम। तो एंगल को मेजरमेंट करने का ये 3 सिस्टम हो गया। अब ये तीनों सिस्टम को जरा हम लोग समझ लें। सेक्साजेसिमल सिस्टम में एंगल को कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो देखिए इस सेक्साजेसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल जो है, एक राइट एंगल मतलब एक समकोण जो है वो 90 डिग्री का होता है, और 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट का होगा, और 1 मिनट जो होगा वो 60 सेकंड का होगा। यहाँ पे आप लोग हैरान हो गए कि ये मिनट सेकंड क्या है। तो देखिए ये मिनट सेकंड के द्वारा तो हम समय को मेजरमेंट करते ही हैं, मिनट सेकंड के द्वारा हम एंगल को भी मेजरमेंट करते हैं, बट एंगल को मेजरमेंट करने वाला मिनट सेकंड अलग होता है और समय को मेजरमेंट करने वाला मिनट सेकंड कुछ अलग होता है। इस प्रकार से हमने देखा क्या कि सेक्साजेसिमल सिस्टम में एंगल का जो सबसे छोटा यूनिट हो गया वो सेकंड हो गया, यानी कि एक समकोण में 90 डिग्री होता है, यानी कि एक समकोण को अगर 90 भाग में हम डिवाइड करें तो 1 डिग्री आएगा। अब 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, यानी 1 डिग्री को अगर 60 भाग में हम डिवाइड करें तो 1 मिनट आएगा, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, यानी 1 मिनट एंगल को 60 भाग में डिवाइड करेंगे तो 1 सेकेंड आएगा। देखिए ये जो रेडियन है ये एंगल का यूनिट है सर्कुलर सिस्टम में। अब हम लोग देखते क्या है कि मान लीजिए कि एक सर्किल है और ये सर्किल का क्या हो गया, रेडियस हो गया। ये सर्किल का सेंटर ओ हो गया, इस पॉइंट को हमने मान लिया ए मान लिया। अब मान लिया ये जो ओए लाइन है वो यहां से रोटेट करते हुए आ गई कहां पे, तो बी पे, तो ये रेडियस भी रोटेट करते हुए आ गई यहां पे। तो ये जो रेडियस वेक्टर ओए है ये रोटेट करके कहां पर आ गया, ओबी पर आ गया। अब जब ये ओबी पर आया तो यहां से यहां तक ये जो लेंथ होगी इसको हम लेंथ ऑफ आर्क कहेंगे, चाप की लंबाई कहेंगे। और मान लीजिए जो चाप की लंबाई इसको हमने एल से डिनोट कर दिया, और यदि ये एल जो है आर के ही इक्वल हो जाए, यानी कि चाप की लंबाई अगर रेडियस के ही इक्वल हो जाए तो इस सर्किल के सेंटर पे बनने वाले इस एंगल को हम कहेंगे 1 रेडियन। किसी सर्किल के त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण को 1 रेडियन कहते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल एट इट्स सेंटर विच लेंथ इज इक्वल टू इट्स रेडियस इज कॉल्ड 1 रेडियन। ये एल का जो वैल्यू है अगर ये रेडियस से बड़ा या छोटा होगा तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन से भी बड़ा या छोटा होगा। इसके लिए हम कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो जरा हम देखेंगे। अगर r का जो वैल्यू है, अगर ये r है तो यहाँ पर यानी r का जो वैल्यू है r है तो यहाँ पर एंगल सबटेंड कितना हुआ, 1 रेडियन। अब यदि r का जो वैल्यू है वह 1 हो जाए तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, 1/r रेडियन। अब यदि r का वैल्यू अगर l हो जाए तो कितना एंगल बनेगा, l/r रेडियन। यानी कि अगर चाप की लंबाई कोई एल हो तो उस कंडीशन में सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होगा उसका फॉर्मूला हम लिख देंगे, थीटा इक्वल टू l/r रेडियन। इसको हमेशा के लिए आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। अब देखेंगे क्या कि ये जो पूरा जो होल सर्किल है ना वो मिलकर के उसके सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा। तो हम लिखेंगे फॉर होल सर्किल। तो इस पूरे सर्किल के लिए जो एल का जो वैल्यू है वो इसके पूरे सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा, और इसका जो पूरा सर्कमफ्रेंस जो होता है वो 2πr होगा। एल का वैल्यू जब इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा l/r। एल का वैल्यू 2πr/r, r से r कैंसिल, यानी आया यहाँ पे 2π रेडियन। कितना आया,
2 पाई रेडियन। इसका मतलब ये हुआ कि किसी सर्किल के द्वारा उसके सेंटर पे जो टोटल एंगल बनाया जाता है वह 2 पाई रेडियन होता है। अब हम लोग जानते हैं कि किसी सर्किल में बनने वाला ये जो टोटल एंगल है वो डिग्री में 360 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 पाई रेडियन जो है वह 360 के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 2 पाई इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। तो ये जो हमारा रिलेशन निकला 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिलेशन बताता क्या है कि जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर यहां से जब हम 1 डिग्री को है ना रेडियन में लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, अब पाई इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 180 आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई रेडियन अपॉन 180। तो इससे हमें ये मिला कि जब डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम फ्रेश यहां पर लिख देते हैं कि रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो वहां पे 180 डिग्री अपॉन पाई से गुना करेंगे। फिर यदि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तब वहां पे पाई बाई 180 से हम लोग गुना करते हैं। इसका हम लोग एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल आ जाए कि 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, तो अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 कैलकुलेट करने पर यह जाएगा पाई अपॉन 6 रेडियन। अगला सवाल ये हुआ कि 30 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करें। तो देखिए अब इस मिनट को पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो हम जानते हैं मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम लोग भाग करते हैं। तो ये 30 अपॉन क्या हो जाएगा, जब हम 60 से भाग कर देंगे तब ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 डिग्री। अब इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेट होने के बाद ये पाई अपॉन 360, अब ये क्या चीज में आ गया। अब अगला एग्जांपल हम लेते हैं 20 सेकेंड का। अब 20 सेकेंड को मिनट में बदलेंगे, तो 20 में हम 60 से अगर डिवाइड कर दें तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इस मिनट को जब डिग्री में बदलेंगे तो 60 से और डिवाइड करेंगे, तो 20/60 इंटू 60, अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इस डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20/3600 इंटू पाई अपॉन 180। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद ये जो भी आंसर आएगा सो अब रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से सेक्साडेसिमल सिस्टम में है ना डिग्री, मिनट या सेकंड को हम रेडियन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब जो दूसरा टाइप है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर दे दिया कि पाई अपॉन 3 रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करना है हमें, अब दे दी पाई अपॉन 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें, तो पाई अपॉन 3 में हम क्या कर देंगे, 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई। ये पाई पाई कैंसिल हो गया, इसको कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 60 डिग्री। अब फिर से एंगल को दो टाइप से डिवाइड करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। एंगल जो है दो टाइप का होता है ना। एक को हम कहेंगे प्लेन एंगल यानी कि समतल कोण, और दूसरे को हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल, ठोस कोण। तो हम लोग अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को समझ ले और दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ ले। तो प्लेन एंगल क्या होता है, तो किसी प्लेन में बनने वाले एंगल को हम क्या कहेंगे, प्लेन एंगल कहेंगे।
इसको और अच्छे से डिफाइन करें तो हम ये कहेंगे कि किसी सर्किल के सेंटर पर उसके चाप के द्वारा बनाए गए एंगल को हम कहेंगे प्लेन एंगल। यहाँ पर थीटा जो है ये प्लेन एंगल है, या प्लेन एंगल को थीटा से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। इसका ऐसा यूनिट जो होगा वो रेडियन में होगा, है ना। और हम जानते हैं कि किसी होल सर्किल के द्वारा उसके सेंटर पे बनने वाला ये जो टोटल प्लेन एंगल होता है ये 2 पाई रेडियन होता है। उसी प्रकार से किसी स्पेस में बनने वाले एंगल को हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल कहेंगे। या इसको और अच्छा से डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि मान लिया जाए ये एक गोला हो गया, है ना, ये गोला हो गया, ये सर्किल नहीं, ये गोला है, और ये गोले का क्या है, सेंटर है। अब इस गोले का एक छोटा सा हम एक स्मॉल सरफेस एरिया लेंगे। मान लीजिए ये गोले का सरफेस एरिया हो गया। इस गोले के सरफेस एरिया के द्वारा इस गोले के सेंटर पे ये जो एंगल बनाया जाएगा, इस एंगल को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं, और इस सॉलिड एंगल को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो जिस तरह से प्लेन एंगल में थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर फॉर्मूला हो जाता है, उसी तरह से सॉलिड एंगल में सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू, मान लीजिए ये सरफेस एरिया एस हो गया, तो ये एस अपॉन इसका अगर रेडियस हम मान ले आर है तो एस अपॉन क्या हो जाता है, आर स्क्वायर हो जाता है। और जिस तरह से इसका ऐसा यूनिट रेडियन होता है, उसी प्रकार से सॉलिड एंगल का जो ऐसा यूनिट होगा उसे हम लोग एस्टे रेडियन कहेंगे। शॉर्ट कोट में इसे हम लोग एस आर लिखते हैं। अब हमने देखा कि जिस तरह से प्लेन एंगल में सर्किल के सेंटर पे बनने वाला ये जो टोटल प्लेन एंगल होता है वो 2 पाई रेडियन होता है, उसी तरह से किसी गोला के सेंटर पे बनने वाला ये जो टोटल सॉलिड एंगल होगा वो कितना होगा। अगर ओमेगा टोटल निकाले तो यहाँ पे सर्किल की जो टोटल परिधि जो होती है 2 पाई आर होती है। उसी प्रकार से, है ना, गोला में जो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वह 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो एस की जगह हम डाल देंगे 4 पाई, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर, रेडियस को हम कैपिटल आर माने हुए हैं, अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्टे रेडियन। तो याद रखना है हमें कि जैसे किसी सर्किल में उसके सेंटर पे बनने वाला जो टोटल प्लेन एंगल 2 पाई रेडियन होता है, उसी तरह से किसी स्फीयर में, किसी गोला में उसके सेंटर पे बनने वाला जो टोटल सॉलिड एंगल होता है ये 4 पाई स्टे रेडियन होता है। एक बात और हम लोग समझ ले, जैसे यहाँ पे ये 2 मार्कर है और हम कहेंगे ये दोनों मार्कर के बीच बनने वाला ये एंगल कौन सा एंगल है, तो हम कहेंगे कि ये प्लेन एंगल है, क्योंकि इस एंगल को हम एक प्लेन में ट्रेस कर सकते हैं। बट हम कहेंगे कि सॉलिड एंगल क्या है, तो देखिए इस पन्ने को अगर हम ऐसे मोड़ दें तो इसके नोक पे जो बनने वाला जो एंगल होगा इस एंगल को हम कहेंगे सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल 2 लाइन के बीच बनता है, और सॉलिड एंगल जो क्या बनता है, एक सतह के द्वारा, है ना, नोक पर बनता है। यानी कि ये जो एंगल है ये स्पेस में बनने वाला है, इसे हम किसी प्लेन में हम एडजस्ट नहीं कर सकते, इसको हम लोग स्पेस में रखेंगे। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हम एक प्लेन में क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये प्लेन एंगल हो गया। तो इस वीडियो में मैंने एंगल के बारे में समझाया कि एंगल कितने टाइप का होता है ना, एंगल का मेजरमेंट कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स एंड अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एंगल कितने टाइप के हो सकते हैं। अगर एंगल से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने का ट्राई करूंगा।